हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ अभिषेक कुशवाहा और मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो गाइस, जब भी मैं क्लासेस में जाता हूँ ना, तो स्टूडेंट्स का बहुत ही एक मेजर क्वेश्चन होता है कि हमें एसएससी के एग्ज़ाम्स के बारे में प्रॉपर ही नहीं पता होता। तो हमने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हम एसएससी के बारे में बहुत ही अच्छे से और डिटेल से जानेंगे, और उस सीरीज़ की ये सेकंड वीडियो है जिसके अंदर एसएससी का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो अगर आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम देना चाहते हो लेकिन कन्फ्यूज़न है कि फॉर्म कब आते हैं, कैसे फिल होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होता है, और सिलेक्शन के बाद जॉब कैसे मिलती है, और सबसे मेन कौन कौन सी जॉब मिलती है, तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट रोड मैप है। इस वीडियो के बाद आपको एसएससी सीजीएल के एक भी स्टेप अनक्लियर नहीं रहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम वन बाय वन करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक ज़रूरी बात बता दूं। इस चैनल पर हम एसएससी एग्ज़ाम्स को बिल्कुल एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल का कंप्लीट प्रोसेस। फॉर्म फिलिंग से लेकर ज्वाइनिंग तक हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे मेन और सबसे पॉपुलर एग्ज़ाम आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, एसएससी सीजीएल। अब अगर मैं अगली बात करूं, तो हम इसके अंदर एसएससी सीजीएल की जो कंप्लीट गाइड है उसके बारे में जानेंगे, फॉर्म फिलिंग से फाइनल ज्वाइनिंग, और मेन बात है बिगनर टू एडवांस ओवरव्यू है ये, एक और कुछ भी नहीं है। तो यानी अगर आप बिगनर हैं तो, और या फिर आपने पहले इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो ये दोनों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या क्या जानेंगे ये देख लेते हैं हम एक बार। जी, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एसएससी सीजीएल क्या है। ठीक है। सेकंड, फॉर्म कब और कैसे भरे जाते हैं, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, मतलब जितने भी जो भी स्टेजेस हैं ऑफ एग्ज़ाम की, यानी टीयर वन टीयर टू सब, और जॉब प्रेफरेंस एंड फाइनल सिलेक्शन, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं फुल फॉर्म क्या होती है एसएससी की। हम सबको फुल फॉर्म पता है कि जो एसएससी की फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसी तरह सीजीएल की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो वो आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है। ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता लगी, ग्रेजुएट, तो यानी कम से कम आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और एसएससी सीजीएल एक नेशनल लेवल एग्जाम होता है भाई। ठीक है। और ये ग्रुप बी, और जिसको एसएससी सीजीएल है ना, हाँ, और ये ग्रुप बी और आपकी जो ग्रुप सी की गैजेटेड और नॉन गैजेटेड जो जॉब होती है ना, उसके लिए अपना एग्ज़ाम करवाता है। और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, जैसे कि एएसओ है, डबल एओ है, टैक्स असिस्टेंट है, जीएसटी इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, और बहुत सारी पोस्ट हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जितनी भी जॉब निकलती है उन सब के लिए ये पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है। उसके बाद सेंटर की जो नौकरी होती है हमें वो नौकरी करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ठीक है। चलिए अब हम वन बाय वन डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, पोस्ट कौन कौन सी है। तो आज के टाइम जो ट्रेंडिंग में ना वो एएसओ है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसके जो ये जो एएसओ की पोस्ट है ना, इसके थ्रू हम लोग, पहली बात तो ये है कि हम सिर्फ दिल्ली के अंदर ही रहते हैं। ठीक है। जो हमारी राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया, हम सिर्फ वहीं काम करते हैं। और ये जो भी आपकी एएसओ की मतलब जितनी पोस्ट होती है वो सारी मिनिस्ट्री के अंदर होती है। ठीक है। जैसे होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री, उन सब के अंदर हम काम करते हैं। उसके बाद सेकंड पॉपुलर है आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, फिर आपकी जैसे ऑडिटर, डिविजनल अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, उसके अलावा जैसे प्रिवेंटिव ऑफिसर्स, जीएसटी इंस्पेक्टर्स, ये सब होती है। यानी कि जो सीजीएल के एक एग्ज़ाम के थ्रू आप मोर देन 60 डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब अप्लाई कर सकते हो, 60 डिपार्टमेंट्स, और अलग अलग पोस्ट के लिए हम लोग इसके अंदर अपनी प्रेफरेंस डालते हैं। ठीक है। तो अगर मैं वन बाय वन अगर इसके बाद फॉर्म्स की बात करूं कि भाई फॉर्म कब निकलते हैं, तो जो मोस्ट प्रोबेबली है ना, मई और जून में ही फॉर्म निकलते हैं इस बार। जैसे कैलेंडर आ गया, इसी तरह एसएससी का हर साल कैलेंडर आता है कि सीजीएल के फॉर्म कब निकलेंगे। इसी तरह हर एक एग्ज़ाम के कब फॉर्म निकलते हैं, कब टीयर वन यानी प्रीलिम्स होता है, कब मेंस होता है, पूरा प्रोसेस उसके अंदर होता है। तो आप उसको एक बार है ना 2026 वाले को अपने को ना डाउनलोड करके ज़रूर देख लेना। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि लगभग ये आपका मार्च टू अप्रैल के अंदर आपके फॉर्म होंगे। ठीक है। और जून के अंदर आपका प्री लेने के चांस है। लेकिन दूसरी मेन बात है ना, ये सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं, कोई ऑफलाइन फॉर्म का कोई भी
चक्कर नहीं होता। और जो वेबसाइट है एसएससी की जहाँ से आप फॉर्म फिल करते हैं ssc.gov.in होता है, ठीक है। और एसएससी ने आज के टाइम में ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन रिक्वायर कर रखा है, यानी कि अगर आप नए हैं कैंडिडेट हैं तो आपको ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना रिक्वायर्ड है। उसके बाद ही आप एसएससी की किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई इस साइट पे जाके कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके अंदर आपकी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भरनी होगी, फ़ोटो और लाइव फ़ोटो ही होगी लगभग, और सिग्नेचर आपको अपलोड करनी होगी। और एप्लीकेशन की जो फीस पेमेंट है वो ऑनलाइन है, और देन आपको फाइनल सबमिशन करके अपने फॉर्म को ऐसे हम फिल करते हैं। अब मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता हूँ, हम लोग फॉर्म कहीं बाहर से भरवा देते हैं, तो उसके लिए किसी भी एजेंट या थर्ड पार्टी वेबसाइट से फॉर्म मत भरवाइएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। एसएससी के अंदर हाल फिलहाल में जो फॉर्म रिजेक्ट बहुत ज़्यादा मतलब लेवल पे हो रही है, कि बहुत तगड़े लेवल पे फॉर्म रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो साइट पे जाके खुद फॉर्म फिल कर लीजिए, या फिर अपने किसी भी मतलब एरिया के जो नॉन एक्सपीरियंस्ड सीएससी सेंटर वाले जो बंदे होते हैं ना, वहीं से आप अपना फॉर्म फिल करवाना। मैं तो भैया आपको यही कहूँगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अब नेक्स्ट बात करता हूँ आपकी, भाई रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या मतलब हमारी एलिजिबिलिटी है, लाइक क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, डॉक्यूमेंट सब क्या होते हैं, तो मैं आपको वन बाय वन ये बताता हूँ। सबसे पहले ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी की जो यूनिवर्सिटी है उसके थ्रू आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रीम है, ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशली ही चाहिए, बट हाँ हाल फिलहाल में कुछ कुछ एक पोस्ट के लिए ना इन्होंने अपनी जैसे जो क्वालिफिकेशन है, जो ग्रेजुएशन की डिग्री है ना, वो अलग अलग रिक्वायर कर दी। जैसे किसी में मैथमेटिक्स चाहिए, अकाउंटेंट के लिए इकोनॉमिक्स वगैरह चाहिए, तो ये सब इसी बार मतलब 2025 से ही इन्होंने ऐड ऑन किया है, ठीक है। और आपकी जो डिग्री, अब सबसे मेन क्वेश्चन यही आता है कि सर हमने जैसे कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे दिए, रिजल्ट आया हुआ है, क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, या रिजल्ट नहीं आया तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आपने फाइनल के एग्ज़ाम दे दिए तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन जब आपकी फाइनल कट ऑफ हो आउट होगी, यानी कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और उसके बाद आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, तब आपके पास अपनी सारी डिग्रियां कंप्लीट होनी चाहिए। समझ आई बात। तो ये सबसे मेन बात है। हाँ, अब एज की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 32। वैसे 30 ईयर ही है, बट वैसे तो 30 ईयर ही है सीजीएल के अंदर, बट अलग अलग पोस्ट के लिए वेरी करता है अलग अलग, ठीक है। और इसमें कैटेगरी वाइज आपका एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे SC ST के लिए अलग है, ओबीसी के लिए शायद 5 साल का रिलैक्सेशन है। और सबसे मेन बात, इंडियन सिटीजन होना चाहिए एसएससी के रूल के अकॉर्डिंग। अब आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको एक आईडी प्रूफ चाहिए, और आईडी प्रूफ के अंदर आधार कार्ड मैंडेटरी है आपका, ठीक है, आधार कार्ड चाहिएगा। 10th की मार्कशीट चाहिएगी डीओबी के प्रूफ के तौर पे, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिएगी जो डिग्री है, क्योंकि एग्ज़ाम डिग्री ग्रेजुएशन बेस है ये। उसके बाद आपके पास कोई भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो वो आप लगा सकते हैं, जैसे कि किसी के पास SC ST OBC क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर वाला, और EWS या फिर एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट होता है वो हम लगा सकते हैं। और लास्ट एंड में आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, लाइव फ़ोटो होनी चाहिए, और सिग्नेचर, ये 3 चीज़ लास्ट में मैंडेटरी है। तो ऐसे ये आपका ये वाला स्टेप भी आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्वालिफिकेशंस ये सब आपकी क्लियर हो गई। और ये बात मेन रखनी है कि जो एज है ना वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वेरी करती है सीजीएल के अंदर, ये बात आप क्लियर कट कर लेना। जैसे कि बाकी सब जो नॉर्मल पोस्ट है ना, इसमें जैसे देखो सीजीएल प्री का रिजल्ट दोगे ना, 3 लिस्ट लगती है आपकी, ठीक है। जो कॉमन लिस्ट होती है वो सेकंड लिस्ट होती है, फर्स्ट लिस्ट AA वालों के लिए लगती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि इसके अंदर आपकी 32 तक की भी एज होती है, मे बी 35 समथिंग भी होती है आपकी, बट आप देख लेना भाई, क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जब भी नोटिफिकेशन आए तो आपका पहला काम है नोटिफिकेशन को डाउनलोड करो, उसके अच्छे से पढ़ो कि उस टाइम में उसके अंदर क्या कह रखा है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि सर सिलेबस में क्या कुछ होता है, तो सिलेबस के अंदर सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होता है जिसको हम मैथमेटिक्स बोलते हैं। उसके बाद फिर आपकी रीजनिंग एबिलिटी, और उसके बाद आपकी जनरल अवेयरनेस यानी जीके बोलते हैं, जीके जीएस, ये वही होती है। इसको आप जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जो भी जनरल स्टडीज़ जो ही बोलना चाहो बोल सकते हैं। इसी के अंदर आपका करंट अफेयर वगैरह सब आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी कंप्यूटर नॉलेज होती है और आपका टाइपिंग होता है। अब ये जो कंप्यूटर का पेपर और टाइपिंग है ये सिर्फ टीयर 2 के लिए है, लेकिन ऊपर वाले 4 हैं ना वो आपके टीयर 1 में भी होंगे और आपके टीयर 2 में भी होंगे। समझ आई बात। यानी टीयर 2 के लिए आपको 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लेकिन टीयर 1 के लिए आपको सिर्फ पहले 4 ही पढ़ने होते हैं। अब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि हम टीयर 1 के लिए तैयारी करेंगे
सिलेबस बिल्कुल हूबहू सेम होता है, और टीयर वन के एग्ज़ाम के बाद यानी रिजल्ट के बाद मैक्स टू मैक्स आपको 28 to 30 डेज ही मिलते हैं टीयर टू एग्ज़ाम के लिए। तो आपको जब आप सीजीएल की प्रिपरेशन करो, तो ये मैं पर्सनली आपको हिदायत देना चाहूँगा कि आप टीयर वन और टीयर टू यानी कि फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयारी करो, ना कि किसी टीयर वन के लिए आप तैयारी करो। समझ में आ गई बात? क्योंकि बाद में टीयर टू की तैयारी करने के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो उसको पूरा शिद्दत से और पूरा बॉटम लाइन तक पढ़ो उसको। उसके फिर आप पीवाई क्यू करो, ठीक है, थ्योरी पढ़ लो, पीवाई क्यू कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस कर लो, एट द एंड मॉक टेस्ट लगाओ, यानी पूरा डिटेल में उस चैप्टर को कंप्लीट करो। ठीक है, अब हम वन बाय वन बात करते हैं कि एग्जाम स्टेज क्या होती है सीजीएल की। सबसे पहले आपका टीयर वन होता है जो सीबीडी होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। फिर आपका टीयर टू होगा, और फिर आपकी मतलब एक इसके अंदर मिस हो गया, पोस्ट प्रेफरेंस डलवाई जाएगी, देन आपकी डीवी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और आपको ज्वाइनिंग हाथ में दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस होता है। अब हम वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टीयर वन की, कि टीयर वन की क्या राम कहानी है सर, वो बता दो हमें। तो अगर मैं टीयर वन की बात करूँ तो कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होता है, ठीक है, सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग एंड क्वालिफाइंग स्टेज है। क्वालिफाइंग का मतलब है कि आपको इस पेपर को सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा, और क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं कि वो पहले ही बोल रहे हैं कि 40% करो, 30%, नहीं, ऐसा नहीं है। क्वालिफाई करने के लिए भी आपकी अलग से मेरिट लिस्ट लगेगी, यानी कि आपकी अलग से कट ऑफ होगी। ठीक है, और इसका जो मेन काम होता है ना टीयर वन का, अगर मैं बात करूँ तो कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करना होता है। भाई जैसे यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ से सिर्फ कुछ ही बच्चों को आपको टीयर टू के लिए आप क्वालिफाई करोगे। ठीक है, तो ऐसे अगर बहुत सारे बच्चे हैं इसके अंदर, तो मैं बता देता हूँ, जब आपके सीजीएल के फॉर्म फिल होते हैं ना, तो वो आपके 35 लैक्स होते हैं, और प्री मोस्ट प्रोबेबली आप 20 लैक्स के आसपास बच्चे प्री देते हैं, और वहाँ से आपके सिर्फ 1 लाख ही प्री क्वालिफाई करके मेंस के लिए होते हैं। यानी कि जितनी पोस्ट होती है ना, उनका 10 टाइम्स, कितना टाइम्स, 10 टाइम्स टीयर वन बच्चों को क्वालिफाई करवाते हैं। तो अब आप ये समझ लो 10 टाइम्स का मतलब, अगर मैं कहूँ कि जैसे 20,000 पोस्टें आ गई, तो 2 लाख बच्चे टीयर टू देंगे। ये प्रोसीजर होता है। ठीक है, अब उसके बाद टीयर वन के बारे में और क्या, तो टीयर वन के बारे में अगर मैं डिटेल से बात करूँ तो ये एक 100 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का होता है, तो यानी कि आपके, ओके यहाँ लिख रखा है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो आपका 200 नंबर का एग्जाम होता है, और 1 घंटे के अंदर आपको यानी 60 मिनट के अंदर आपको सोल्व करना होता है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5, यानी आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग, जिसको हम 1/4 या फिर 25% भी बोल देते हैं, इतनी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 1 घंटे का टाइम, 2 नंबर एक क्वेश्चन के, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर। अब उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ, 100 क्वेश्चन के अंदर क्या आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 50 मार्क्स। 25 आपके मैथ के आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 50 मार्क्स। 25 आपके इंग्लिश के आएंगे, 50, और 25 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के आएंगे, 50। यानी कि टोटल इस तरह से आपके 200 मार्क्स हो जाएंगे, और आपके 100 क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन आपका 2 का 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग चलती है इसके अंदर, यानी आधे नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग चलती है। यहाँ तक होप्स आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, जब आप टीयर वन के बाद आप टीयर टू में, एक सेकंड में देख लेता हूँ स्लाइड, ओके चलो यही कर देते हैं हम। हाँ, अब यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, इसके टीयर वन के अंदर जो मेन बात है ना, जितने भी सेक्शन है, यानी कि आपके 4 सेक्शन थे, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके जीएस, है ना, तो सारे के सारे की इक्वल वेटेज है, यानी कि हर एक 25 के हैं, 25 क्वेश्चन तो हैं सबके अंदर। तो इस तरह से आपके टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, 100 क्वेश्चन हो गए 25 के, और 200 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। ठीक है, और दूसरी बात है कि यहाँ से है ना, कट ऑफ बेस्ड क्वालिफिकेशंस, यानी कि आपको ये पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए भी सीजीएल अलग से कट ऑफ बनाता है इसके लिए। ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। और सबसे मेन बात है ना भाई, यहीं आपकी असली स्पीड का पता लगता है। इस पेपर को क्लियर करने के लिए आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे, कहाँ गया उस स्लाइड, अगर इस स्लाइड की बात करूँ तो ध्यान से देखो, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन मैथ के, यानी 50 क्वेश्चन तो आपके सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड ही होगी ना।
डजेंट मैटर एट ऑल कि क्वालिफिकेशन कम है या ज़्यादा है, क्वालिफिकेशन तो है, कुछ भी हो चाहे। तो 25 क्वेश्चन तो सॉरी 50 क्वेश्चन तो आपकी क्वालिफिकेशन बेस्ड होगी, और 60 मिनट आपको सारी मिल रही है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत बहुत ज़्यादा। हाँ, टीयर वन के जो मार्क्स है वो आपके फाइनल सिलेक्शन में कहीं पे भी काम नहीं आएंगे। जैसे आपने टीयर वन क्वालिफाई किया टीयर टू के लिए, बस वहीं पे आपका टीयर वन एबोलिश हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ मान लो टीयर वन की कट ऑफ लग गई 115। ठीक है, वैसे तो आजकल इतनी जाती नहीं है कट ऑफ, सबको पता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे टीयर वन की आपकी यार क्या हो गया पेन, हाँ जी, टीयर वन की कट ऑफ चली गई आपकी 115 नंबर पर। ठीक है, अब ये दो बच्चे हैं, एक नोनू एक मोनू। ठीक है, एक नोनू भाई साहब है अपने, एक मोनू भाई साहब है। मोनू भाई साहब ने नंबर ले लिया 192। ये घबराओ मत, 15 लाख वाला नहीं है, थोड़ा नॉर्मलाइजेशन हुई है इसकी। ठीक है, और दूसरे जो नोनू भाई साहब है इनको नंबर आए 115.1। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों ने कट ऑफ क्लियर की है, तो ये दोनों टीयर टू के लिए क्वालिफाई हो गए, और टीयर टू में दोनों सेम लेवल पे होंगे, सेम स्टेज पे। यानी कि जैसे टीयर वन से टीयर टू में जाएंगे ना ये, तो वहाँ से इनको दोबारा से जीरो से रेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब टीयर टू में जो जितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेगा उसका उतना ही मतलब बेटर पोस्ट या फिर सिलेक्शन के उतना ही ज़्यादा क्लोज या नज़दीक ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो यानी टीयर वन के मार्क्स आपके टीयर टू के अंदर कोई रोल नहीं है। टीयर वन का सिर्फ इतना ही रोल आपका कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी हो जाएगी, और उसके बाद आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे उन कैंडिडेट से जो पहले बिड का हिस्सा थे, अब आप बिड का हिस्सा नहीं रहोगे। ठीक है, अब आप थोड़ी सी मतलब वो मंथन हो गया है दही का, अब आप थोड़ा सा मक्खन बनने की कंडीशन में आ गए। अब मैं बात करता हूँ सीजीएल के टीयर टू की। भाई टीयर वन हो गया, अब आप टीयर टू के लिए अपीयर हो गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज यही है आपका, जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना उसको यही डिसाइड करता है टीयर टू। ठीक है, और उसके बाद मार्क्स इसी के ऐड होंगे आपके फाइनल मेरिट में। टीयर टू के अंदर आप जितना स्कोर करोगे, यानी कट ऑफ टीयर टू की ही लगेगी, वही बताएगी आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या कुछ सिस्टम रहेगा। यानी कि, और ये नहीं है कि हम टीयर टू, तो टीयर टू के लिए टीयर वन भी कंपलसरी है और आपका टीयर टू, दोनों के दोनों पेपर कंपलसरी हैं आपके। ठीक है, तो तभी आप जैसे टीयर वन करोगे तभी आप टीयर टू के लिए जाओगे, फिर पोस्ट प्रेफरेंस, फिर डीवी, ऐसे आप जाते जाओगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं इसका टीयर टू एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले इसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन वन आप में आपका मैथ्स और रीजनिंग होगी, उसके बाद आएगा आपका सेक्शन टू के अंदर आपकी इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होगी, और सेक्शन 3 के अंदर आपकी कंप्यूटर और डीईएसटी यानी टाइपिंग टेस्ट, और टाइपिंग टेस्ट होगा। अब हम इन सभी के बारे में वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ टीयर टू के सेक्शन वन की। सेक्शन वन में हमने पता लगाया कि मैथ्स और रीजनिंग होती है। मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के भी आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी दोनों की बिल्कुल इक्वल वेटेज है, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो यानी कि इंटू 3, तो यह 90 यानी अगर मैं सेक्शन फर्स्ट की बात करूँ तो ये आपका 180 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे आपकी -1 यानी सीधा 1 नंबर कट जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है ना वो 33, यार वो स्लाइड कट गई, आई एम श्योर, 101% श्योर, जो स्लाइड में भी होनी चाहिए थी यहाँ पे, नहीं कटी तो नहीं है, करते हैं। ठीक है, 33 यानी 1/3 की आपकी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी। सही क्वेश्चन करने पे 3 नंबर मिलेंगे, गलत क्वेश्चन करने पे आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, और अब आपको अगर हम स्किप कर दें तो स्किप करने पे ना ही आपके नंबर बढ़ेंगे ना ही आपके नंबर घटेंगे, यानी कि अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप नेगेटिव मार्किंग के अंदर नहीं आते हो। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट सेक्शन 2 के अंदर आपकी इंग्लिश के 45 क्वेश्चन यानी 130, 5 नंबर के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। यानी कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वेटेज रख रही है वो आपकी इंग्लिश रख रही है। कौन रख रही है? इंग्लिश, और बाकी मैथ्स, रीजनिंग और देन आपकी जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो ये भी आपका कितने हो गया, 3 नंबर का, यानी 210 मार्क्स का आपका सेक्शन 2। अबे यार रुको यार, तो 210 मार्क्स का आपका सेक्शन 2 हो गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अगले यानी सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर आएगा,
20 क्वेश्चन 60 नंबर के। और डीएसटी टाइपिंग टेस्ट के अंदर आपको क्या करना है कि 2000 की डिप्रेशंस करनी होती है 50 मिनट्स के अंदर। 15 मिनट में आपको 2000 की को प्रेस करना पड़ेगा। अब मैं सेक्शन 3 को एक बार थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के, लेकिन कंप्यूटर के मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में जुड़ते नहीं है, कंप्यूटर को सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। जैसे अलग अलग कैटेगरी के लिए मे बी 30% ऑफ जर्नल, होप सो 1/4, हाँ 30% है जर्नल के लिए, और अदर कैटेगरी के लिए आपको 25%। यानी कि कंप्यूटर को में आपको आपको है ना कम से कम अदर कैटेगरीज के लिए 25% स्कोर करना होगा, और इसमें 30%। यानी 60 का अगर मैं 30% निकालूंगा ना, तो यानी कि यहाँ मेरे 18 नंबर आ गए। यानी कि 60 में से मेरे को 18 नंबर लेने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं कंप्यूटर की अलग कट ऑफ लगेगी, नहीं लगेगी भाई। अगर किसी ने 18 लिए हैं तो किसी ने 60 के 60 स्कोर कर लिए तो वो बराबर हैं, ठीक है। और अदर कैटेगरी अगर इसका मैं 60% निकालूंगा तो 1/4 यानी 15 मार्क्स। यानी अदर कैटेगरी को कम से कम 15 नंबर लेने पड़ेंगे, और जनरल कैटेगरी को 18 नंबर लेने ही लेने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है ना, तो अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी को 6 क्वेश्चन, अदर कैटेगरी को 20 में से 5 क्वेश्चन सही करने होंगे, और बाकी क्वेश्चन छोड़ने होंगे। मतलब समझ आई बात, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर बिल्कुल है। इसके अंदर 2000 की आपको प्रेस करनी पड़ेगी 15 मिनट के अंदर। यानी कि 2000 वर्ड्स का या लेटर्स का एक पैराग्राफ होगा, आपको वो देख के ही टाइप करना है। जैसे मैं यहीं पे बता देता हूँ, मान लो ये पूरी स्क्रीन है, तो आपका ये इतनी इतनी स्क्रीन के अंदर ऊपर पैराग्राफ होगा, और यहाँ आपको टाइपिंग करनी होगी। कहने का मतलब समझे, तो नीचे आपको टाइपिंग करनी होगी। और दूसरी जो मेन बात है ना, इसके अंदर आपको 1600 की बिल्कुल एग्जैक्ट यानी सही प्रेस करनी पड़ेगी। तो यानी कि कितनी कीज की मिस्टेक, मतलब 400 की, यानी 400 वर्ड्स की आपकी मे भी इसके अंदर क्या बोलते हैं आपकी एरर माफ है, तो 400 इसका निकालेंगे किसका, 2000 में से, यानी 1/5। 1/5 का मतलब होता है 20%, यानी 20% आपके एरर माफ होते हैं टाइपिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी है। तो अब मैं आगे बात करता हूँ। यार क्या होगा, चल पड़े, हाँ एक सेकंड भाई, ठीक है। अब मैं अगर मैं यहाँ बात करूँ तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 150 क्वेश्चन होते हैं, और टोटल आपका एग्जाम 450 मार्क्स का होता है। और इसको सोल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटे यानी 150 मिनट दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग, ओके, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, कितने मार्क्स का हो गया भाई, 150 क्वेश्चन 450 नंबर, तो 3 मार्क्स का। और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 मार्क, 33.3% की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। 150 क्वेश्चन कैसे हो गए, हमने पता लगाया 30 क्वेश्चन मैथ के प्लस 30 क्वेश्चन रीजनिंग के प्लस 45 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के प्लस आपके 25 क्वेश्चन जीएस के प्लस 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के। अब इन सबको काउंट करो, देखो, अबे यार रुक जा यार, हाँ। तो ये आपका टोटल कितना बन गया 150, और 150 में से सब आपको पता लगा। लेकिन यहाँ पे एक मज़े की बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि जो आपका सिलेक्शन होगा ना, ये सेक्शन 1 है और ये आपका सेक्शन 2 है। तो जो सिलेक्शन के अंदर आपका यही रोल प्ले करेगा। ये 20 क्वेश्चन तो क्वालिफाइंग है, तो यानी कि अगर इसमें से 16 मार्क्स घटाऊंगा ना, तो 390 नंबर यानी 390 नंबर में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। यानी आपको सबसे ज़्यादा स्कोर सेक्शन 1 सेक्शन 2 के अंदर करना है, यानी मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश और जीएस के अंदर 390 नंबर के अंदर आपको फाइट करनी है। और अगर मैं बात करूँ तो 390 नंबर यानी कि 130 क्वेश्चन के अंदर ही आपको असली फाइट यही है। अब तुम कहोगे सर 2.5 घंटे का क्या मैटर है, तो 2.5 घंटे के अंदर ही आपको इसको कंप्लीट सोल्व करना है। उसके बाद जैसे ही आपका ये पूरा एक कंप्लीट होगा ना, उसके बाद आपको ये कुछ 20 to 30 मतलब मैक्सिमम 1 घंटे के आसपास आपको ये रेस्ट देते हैं, जिसमें से आप मतलब ब्रेकफास्ट चाय नाश्ता करके आ सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। उसके बाद फिर आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए दोबारा अपीयर करवाते हैं सेम डे, ऐसा नहीं कि अलग अलग, उसी दिन दोबारा आपको कंप्यूटर टेस्ट टाइपिंग के लिए डीईएसटी के लिए आपको अपीयर करवाते हैं। दोबारा आपकी एंट्री होती है और बायोमेट्रिक वगैरह होती है, देन फिर आप टाइपिंग देते हो, फिर आप अपने घर चले जाते हो, फिर आप फाइनल कट ऑफ आंसर की का वेट करते हो। लेकिन आंसर की जब आपकी आती है, आंसर की जैसे मतलब आ गई आपकी, अब इसके बाद मतलब टीयर 2 के बाद आ गई आपकी आंसर की, ठीक है। तो अब उसके बाद आपका जॉब प्रीफरेंस प्रोसेस होता है। जॉब प्रीफरेंस प्रोसेस का मतलब क्या है कि वहाँ पे आपका ये लोग है ना जॉब प्रीफरेंस बुलवाएंगे।
टीयर 2 के बाद आंसर की के बाद भरवाई जाती है, पोस्ट और डिपार्टमेंट भरवाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद जैसे आपने पोस्ट भर दी, फिर आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी ना, तो आपकी रैंक और मेरिट के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट मिल जाते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस कैसे भरी जाती है, उसके लिए मैं एक काम करूँगा, वो 1-2 मिनट की छोटी सी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि अब सीजीएल का टीयर 2 हुआ है तो उसके अंदर आपकी प्रेफरेंस वगैरह भी डलवाई जाएगी। तो उसके अंदर आपको कैसे होगा, जैसे कि सुन लो ये प्रेफरेंस फॉर्म है, तो यहाँ पे कुछ कोड होते हैं B1 B2 A ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे आपकी कंप्लीट पोस्ट लिखी होती है, यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखा होता है। तो फिर आपको चूज करना होता है, जैसे किसी को स्टार्टिंग में ASO MEA रखना, ऊपर रख लेगा, फिर CSS रख लेगा, फिर रेलवे रख लेगा, या फिर GST रख लेगा, फिर इनकम टैक्स प्रिवेंटिव ऑडिटर, इस तरह से मतलब टैक्स असिस्टेंट PAS, तो ऐसे रख लेगा, ठीक है। अब मान लो कि किसी बच्चे को नंबर आ गए 326 आउट ऑफ 390, मैं 390 में से बात कर रहा हूँ, और उसने पहली तीनों प्रीफरेंस पे ASO पर रखी थी, और ASO की रैंक मतलब कट ऑफ गई 330, तो उसको ASO नहीं मिलेगी। चौथे नंबर की अगर कोई पोस्ट है, जैसे इनकम टैक्स, उसकी 324 चली गई, तो उसको इनकम टैक्स मिल जाएगी। हालांकि ये उल्टा होता है, इनकम टैक्स की ज़्यादा जाती है एज कम्पेयर टू ASO, कभी भी नोट कर लेना ये बात, अगर मैं MEA को हटा दूँ तो, ठीक है। अब अगर मान लो किसी बच्चे ने ऊपर इनकम टैक्स भर दिया था और बाकी सब नीचे थे, उसके बन गए 326, इनकम टैक्स कितनी है, ASO की थी 324, तो टेक्निकली उसने पहले जो सी पोस्ट भरी है ना, उसी के हिसाब से उसको अपनी जॉब मिल जाएगी। अब इसका शायद रिसेंट CGL था 2024 या 2023 वाला था शायद, जहाँ तक मेरे याद है। वहाँ पे एक बच्चे की रैंक 4 आई थी CGL के अंदर, शायद कुछ वो मतलब अंडर टॉप 5 में था वो लड़का, और उसने पोस्ट प्रीफरेंस में PAS से भर दिया, ठीक है। पोस्टल असिस्टेंट होता है आपका, PAS से आपकी 2800 ग्रेड पे की जॉब होती है, और ये ASO वगैरह वाली होती है ना, ये आपकी 4800 ग्रेड पे की जॉब होती है। तो उसने सबसे पहले इसको डाला ना, तो उसको यही मिली, और ये मोस्ट ऑफ बच्चे सबसे लास्ट में डालते हैं इसमें, ठीक है। तो पता नहीं उसका क्या माइंडसेट रहा होगा। अब मैं बात करता हूँ, अब इसके बाद क्या हुआ, टीयर 2 आ गया, टीयर 2 के बाद आपकी पोस्ट प्रीफरेंस, सॉरी फिर कट ऑफ लगी फाइनल, ओके टीयर 2 का रिजल्ट है, सॉरी गाइस, टीयर 2 का आपका रिजल्ट आ गया। उसके बाद आपको DV के लिए बुलाया जाएगा, अब मेडिकल्स के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल्स अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है, वो भी हल्का फुल्का, जैसे किसी मतलब मेन है जैसे 6x6, वो आपका फिट होना चाहिए। GST इंस्पेक्टर के लिए हल्की फुल्की रनिंग होती है, साइकिलिंग होती है, वो सब बाद में होती है। अब जैसे ही आपने ये सब कर दिया, उसके बाद एक और पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाती है यहाँ पे। उसके अंदर क्या होगा, अब जैसे मान लो किसी ने इनकम टैक्स भरा, वो उसको इनकम टैक्स मिल गई, अब उसको लोकेशन के लिए भी प्रीफरेंस डलवाएंगे। उसको कहेंगे कि भाई जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, चंडीगढ़, दिल्ली और जयपुर, ये 3 सिटीज़ है। तो उसको कहेंगे चंडीगढ़ में इतनी पोस्ट है, दिल्ली में इतनी पोस्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, और जयपुर में इतनी है। तो अब तू देख ले, और फलाने हर एक शहर में, तो उस लड़के ने 3 शहर डाल दिए, तो तीनों शहरों में से उसको फिर फाइनल आपकी एलोकेशन मिल जाएगी, अगर वहाँ पे उस लड़के के मार्क्स से, या फिर जितने उसके मार्क्स हैं उससे कम मार्क्स के लड़कियों ने भी अगर वहाँ कंप्लीट किया तो उसको मिल जाएगी। अगर ऑलरेडी ज़्यादा मार्क्स के लड़कों ने वो सेम सिटी डाली है तो फिर उसको नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएंगे, आपको ज्वाइनिंग लेटर CGL के थ्रू मिलेगा, और ऑफर लेटर इशू हो जाएगा, पॉइंट पोस्टिंग लोकेशन मिल जाएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में है भाई। ऐसे मुबारक हो भाई, मुबारक, मिठाई लेके आओ हमारी, ठीक है। आपको हमने सरकारी जॉब दिलवा दी है CGL के अंदर, वो भी, ठीक है। तो ये आपका कुछ प्रोसीजर है। अब अगर मैं इस पूरे एग्ज़ाम को समराइज करूँ, तो इसका मेरा सा सीधा सा मतलब है, एक ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और जब ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है तो कंपटीशन बहुत हाई होता है भाई, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत हाई कंपटीशन होता है, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब करियर है तो स्टेबल तो होगा ही, और सिलेक्शन आपके मेरिट के बेस्ड भी होता है। किसके बेस पे होता है, मेरिट के बेस पे। अगर मैं अब इसको एक प्रॉपर समरी दूँ, सबसे पहले फॉर्म फिल, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको पता लग गया। उसके बाद आपका सिलेबस, उसके बाद मतलब सिलेबस के अंदर क्या क्या आएगा ये सब। उसके बाद आपका टीयर 1, उसके बाद आपकी टीयर 1 की आंसर की, उसके बाद टीयर 1 की कट ऑफ क्लियर करने के बाद फिर टीयर 2, फिर टीयर 2 की आंसर की, फिर टीयर 2, और फिर आपकी पोस्ट प्रीफरेंस के बाद टीयर 2 का रिजल्ट, टीयर 2 के बाद आपकी DV के बाद मेडिकल के बाद पोस्ट एलोकेशन प्रीफरेंस, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको आपका ऑफिस मिल जाएगा। ये प्रोसेस होता है CGL का। अब कोई कह रहा है 6 महीने में CGL, नहीं हो सकता। CGL एक लंबा प्रोसेस है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये एक मैराथन है नो डाउट, बट इस मैराथन में तैयार होने के लिए, खुद को इसके लिए तैयार करने के लिए आपको हर रोज़ स्प्रिंट लगानी पड़ेगी, हर रोज़, ठीक है। तो ये एक IAS
हैं जो अधिकारी हैं, शायद श्रुति मैम ने कही थी ये बात कि यूपीएससी एक मैराथन है। तो वैसे ही बिल्कुल एसएससी सीजीएल भी आपकी एक मैराथन है, लेकिन इस मैराथन के लिए आपको हर रोज़ स्प्रिंट लगानी पड़ेगी। ठीक है। तो ये आपका एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के बारे में हम लोगों ने बहुत शॉर्ट में और जल्दी से जल्दी जानने की कोशिश की। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। हमने इसके सिलेबस के बारे में डिटेल से बात नहीं नहीं की, स्ट्रेटजी के बारे में बात नहीं की, भाई बिगनर्स कैसे प्रिपरेशन करते हैं, जो एडवांस लेवल के बच्चे हो चुके हैं यानी जिन्होंने सिलेबस वगैरह कर लिया वो कैसे तैयारी करेंगे, मॉक टेस्ट कैसे लगाएंगे, सिलेबस को कैसे टैकल करेंगे, मतलब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। और अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी कर लीजिएगा वीडियो को, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मतलब सीरीज़ हमारी कैसी लग रही है और हमें क्या कुछ ऐड ऑन करना चाहिए। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।